आप सबको शुभकामनाएं भी हैं। कोरोना काल में आप सब, आपके परिजन और आस पड़ोसी सभी स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहें, ऐसी शुभकामनाएं आपके प्रति। और साथ ही सभी से ये निवेदन, चाहे कोई हमारे प्रेस के साथी हों या कोई आगंतुक जो मिलने आए हैं वो हों, कि इस ओकेजन पर सोशल डिस्टेंसिंग सब स्वयं जिम्मेदार हैं। हमने कई बार रिक्वेस्ट कर ली, मगर स्वयं जिम्मेदार है, तो आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करें। और आज आपने देखा होगा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाहर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि WHO की गाइडलाइंस हैं कि जो ये एक और जानकारी के लिए कि अंदर अगर कोई कमरे के अंदर संक्रमण का जो रेट है वो लगभग 40 गुना ज़्यादा होता है बाहर के मुकाबले, तो ओपन एयर में वर्सेस एक रूम में। तो इसीलिए ये जो हमने फैसला ये किया, सारे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। अब ये पीछे आग्रह है कि थोड़ी देर शांति से मैं पहले अपनी बात रख लेता हूँ। 10-15 मिनट जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है उसका क्या मुख्य है, उसके बाद आप सबकी जो प्रश्न होंगे उनके जवाब देंगे। इससे पहले मैं बहुत अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारे साथ सभी साथी विधायकगण हैं। विधायक धर्म सिंह छोकर जी हैं, विधायक और हमारी पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल जी हैं, विधायक जयवीर खरखौदा जी हैं, विधायक भारत भूषण बत्रा जी हैं, विधायक भूषण लाल सैनी जी हैं, विधायक सुभाष गांगुली जी हैं, विधायक राव दान सिंह जी हैं, हमारी विधायिका शकुंतला खट्टर जी हैं, विधायक मेवा सिंह जी हैं, विधायक सुरेंद्र पवार जी हैं सोनीपत से, और हमारे NSUI के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा जी हैं। तो इसीलिए मैंने सबके नाम आपको लिए, ताकि वैसे प्रेस नोट में सबके इंक्लूड कर देंगे क्योंकि आजकल पहचान में नहीं आते। बार ऐसा जो समय चल रहा है, समय की तकरार ये है कि पहचान में नहीं आते, क्योंकि मंडे ट्यूसडे को आपको पता है कि बहुत सी कमेटियों की बैठकें भी रहती हैं, तो हमारे सारे विधायक अपनी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाने में लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ, माइक है, माइक अगर हो तो दो। नहीं, फिर भी आपकी रिकॉर्डिंग में भी साउंड अच्छी आ जाएगी ना। अगर हो तो देख देना। हाँ, चलो वो माइक अगर आएगा तो इतने आ जाएगा। मैं अपना कंटिन्यू करता हूँ। माइक है तो कुछ लोग माइक बोल रहे हैं, चांदवी जी दे दीजिए आप, अगर चल रहा है तो, और नहीं तो मैं कंटिन्यू करूँगा। हेलो, तो एक बार फिर माइक के साथ आप सबका स्वागत है। देखिए, अभी जो ज्वलंत विषय है जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाकी तो सारे विषयों पे मैं कुछ कमेंट्स करूंगा, वो है कि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी है और जो प्रदेश में सरकार है BJP की, उन्होंने एक और तो प्रदेश के लोगों को कोरोना महामारी से जूझने के लिए राम भरोसे छोड़ दिया है, और दूसरी ओर वो अपने सालगिरह और जश्न राजनीतिक कार्यक्रम करने उन्हें शुरू कर दिए। बड़ी बड़ी जश्न मना रहे हैं अपनी सालगिरह की, कि प्रदेश के हर चेहरे पे खुशहाली है, अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। हमें कोई राजनीतिक कोई अपनी बात रखे, उस पर कोई एतराज नहीं है, मगर आश्चर्य इस बात का है कि जब से कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ तब से लेकर आज तक, और अभी भी अनलॉक की जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस है उसमें राजनीतिक प्रबंधन और कार्यक्रमों पे की अभी इजाजत नहीं मिली। राजनीतिक और सामाजिक, धार्मिक की मिल गई थी, राजनीतिक और सामाजिक की इजाजत अभी नहीं मिली। तो ये कैसी छूट है जो केवल भारतीय जनता पार्टी को मिली। हमने उन नियमों का पूर्णतः पालन किया। अभी तक
कोई राजनीतिक कार्यक्रम हमने नहीं किया, ना कोई आंदोलन राजनीतिक हमने छेड़ा, क्योंकि हमारा मानना है कि देश धर्म इस बात में है कि हम विपक्ष की भूमिका सकारात्मक निभाएं, सरकार का पूर्णतः इस महामारी से लड़ने में सहयोग करें, और यदि कोई आवश्यकता होती है तो आप लोग के माध्यम से हम उस विषय को सरकार के कान तक पहुंचाएं, जो हम बीच बीच में कर रहे हैं। मगर राजनीतिक कार्यक्रम हम नहीं कर रहे। मगर सरकार ने अपने जश्न बनाने शुरू किए, पहले डोर टू डोर जाना शुरू किया। आपने देखा ये उसी समय हो रहा है जब पिछले कुछ हफ्ते 10 दिन से हरियाणा के अंदर बड़ी तेजी से संक्रमण फैल रहा है। जो संक्रमण का रेट है हरियाणा में, डबलिंग रेट देश में सबसे ज्यादा है। क्या इस बात का जश्न बना रही है सरकार? डबलिंग रेट 8 दिन का जो देश में सबसे ज्यादा, सारे अखबारों में खबर भी आई। या कोरोना का संकट टल गया है, सरकार का ये मानना है कोरोना का संकट टल गया है, या जिस सरकार की जिम्मेदारी प्रदेश के लोगों को कोरोना से बचाने की थी, वो सरकार उस जिम्मेदारी छोड़कर अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, आपने देखा होगा बड़ौदा के अंदर भी जा रहे हैं इनके मंत्री। पहले करनाल से जो हमारे सांसद हैं भाटिया जी, उन्होंने कार्यकर्ता मीटिंग ली, आपको उसकी तस्वीरें भी हम दिखाएंगे सोशल मीडिया की सारी नजरअंदाज करते हुए। उसके बाद दलाल साहब है, कल बिजली मंत्री गए हुए थे वहां पे, वो अपना बड़ौदा के अंदर कार्यक्रम कर रहे थे। तो जिम्मेदारी तो थी लोगों को इस महामारी से बचाने की, प्रदेश के लोगों को, और क्या किया जा रहा है, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए राजनीतिक कार्यक्रम किए जा रहे। तो ऐसे में हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, और हम समझते हैं कि हमारा बताने का फर्ज है इस प्रदेश सरकार को, इनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना हम अपना फर्ज मानते हैं। जहां तक उपलब्धियों की बात है, इनकी कैसी उपलब्धि है, इन्होंने प्रदेश को हम खुशहाल छोड़ के गए थे 2014 में, 6 वर्ष के बाद उस प्रदेश को बदहाल करने का, कंगाल करने का इन्होंने काम किया है। विफलताओं की एक असीम लिस्ट हमारे पास है, जिसको लेकर हम भी आंदोलन छोड़ सकते हैं, जन आंदोलन, राजनीतिक कार्यक्रम हम शुरू कर सकते हैं। वो कुछ विफलताएं आपके बीच में मैं रखूंगा, मगर हम फिर भी संयम से काम कर रहे हैं। जो अभी जो गाइडलाइन है और जो परिस्थिति है, जिस तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, उसमें जो हम अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, वो ये जिम्मेदारी मानते हैं कि हम सब मिलके कोरोना को हराने की ओर ध्यान दें। सबसे महत्वपूर्ण उस विषय पे मैं आऊंगा, मगर उससे पहले, कोरोना के विषय से पहले एक और विषय आया, बड़ौदा की बात आई, बड़ौदा उपचुनाव की बात आई, जिसमें हम देख रहे हैं अभी उपचुनाव की संभावना देखते हुए पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से सरकारी मंत्री और सांसद बड़ौदा में जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज करके अपने राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। इनको अब बड़ौदा कैसे याद आया? मैं इनसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, पिछले 6 वर्ष से क्या बड़ौदा हरियाणा के मानचित्र पे नहीं था? क्या बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र हरियाणा में नहीं था 6 वर्ष से? अभी तक बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी नहीं गए। जब से वो मुख्यमंत्री बने, कोई मंत्री वहां पे हमने नहीं देखा, क्योंकि हमारा क्षेत्र है। मगर अब उनको परवाह नहीं थी 6 साल की बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र वासियों की, और अब हमारे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र वासियों की सेहत की परवाह नहीं है, क्योंकि अपनी राजनीतिक पॉइंट स्कोर करने, सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ते हुए जब संक्रमण तेजी से दिल्ली से हरियाणा की ओर बढ़ रहा हो, तब राजनीति अपनी सभाएं वहां पे करी जा रही हैं। अगर ये करनी थी, मंत्रियों को कुछ काम करने थे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के, 6 साल थे इनके पास, मुख्यमंत्री जाते, एक बार तो जाते, कुछ बार तो जाते, और कुछ वहां के लोगों के लिए काम पहले किया जाता। मगर लोगों को एहसास है कि पहले भी हमें बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की चिंता नहीं थी, और अब भी उनकी सेहत की चिंता नहीं है, जिससे खिलवाड़ ये कर रहे हैं। लोगों को एहसास है इस बात का। मैं चेतावनी सरकार को आप लोग के माध्यम से देना चाहता हूं। ये
उपचुनाव भी आएगा और मुंह तोड़ जवाब वहां के लोग इस सरकार को देंगे और सरकार की उल्टी गिनती बड़ौदा विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे के साथ सरकार की उल्टी गिनती इस भाजपा जनता सरकार की शुरू हो जाएगी। आज ये चेतावनी आप लोग के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। मगर साथ में महत्वपूर्ण ये है कि अभी राजनीति को लोगों के स्वास्थ्य, प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य से आगे नहीं रखा जाए और हमारा फोकस, सरकार का फोकस जश्न बनाने की बजाय, बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव के अंदर अपनी जुगत लगाने की बजाय कोरोना से किस तरीके से प्रदेश सक्षम तरीके से लड़ सके उस तरफ दोबारा से जाए, जिसको ये भूल चुके। उसमें मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। देखिए, आपने देखा कि भाई मैंने जैसे कहा जश्न किस बात का, क्या इस बात का कि सबसे तेजी से हरियाणा में कोरोना का डबलिंग रेट हो गया है, पहला। दूसरा प्रश्न, दिल्ली जो देश में सबसे ज्यादा प्रभावित, कल गृह मंत्री ने भी सर्वदलीय बैठक ली और फैसला लिया सारी राजनीति बाद में करेंगे, पहले कोरोना से लड़ेंगे। इसी तरह की सर्वदलीय विधायक दल की बैठक राजस्थान में हुई कि पहले हम कोरोना से लड़ेंगे। वो जो दिल्ली है, हरियाणा दिल्ली, इसके 3 तरफ से, दिल्ली को 3 तरफ घेरता है हरियाणा। तो महत्वपूर्ण ये है कि अब हम इसके रिपरकशंस को समझें। आज आपने ये यहाँ तक भी देखा कि अभी तक यूपी ने नोएडा बॉर्डर नहीं खोला दिल्ली का, दिल्ली के साथ, वहाँ हरियाणा के 3 बॉर्डर खुले हुए हैं, तो जिसमें कोई नियंत्रण नहीं है। तो कोई ना कोई सोच दिखाए सरकार। वहाँ भी भाजपा की सरकार यूपी में हो सकती है, मगर जैसे मैंने कहा ये जो मुद्दा है ये राजनीति से ऊपर मुद्दा है। इन्होंने जो राजनीति की तरफ सब कुछ, सरकार का काम छोड़ के राजनीति की तरफ ये लोग दौड़े हैं, उनको हम वापस इस मुद्दे पे लाना चाहते हैं कि अभी ये कोरोना का संकट समाप्त नहीं हुआ है। प्रदेश को बचाना, प्रदेश के लोगों को बचाना, सुरक्षित रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो बॉर्डर्स का एक विषय है जिस पे सरकार कोई ना कोई ध्यान दे कि दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं किस तरीके से कोई ना कोई कंट्रोल करे। पूर्णतः बंद ना हो तो कंट्रोल हो। यूपी ने तो पूरे बंद कर रखे हैं नोएडा बॉर्डर, उन्होंने अभी तक खोले नहीं। हमारे जो बॉर्डर्स हैं उस पर कोई ना कोई कंट्रोल जरूर वहाँ पे निर्धारित हो। टेस्टिंग, दिल्ली में कर फैसला लिया कि 6000 प्रतिदिन टेस्टिंग से दिल्ली की टेस्टिंग 2 दिन के बाद भारत सरकार के सहयोग से 18,000 प्रतिदिन 3 गुना टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग का प्राइवेट क्लिनिक्स के अंदर टेस्टिंग का रेट जो है वो हाफ करेंगे, आधा खर्च और 3 गुना टेस्टिंग। जब ये दिल्ली में हो सकती है तो दिल्ली से एक डग दूर गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, झज्जर में क्यों नहीं हो सकती? ये हम किस समय का इंतजार कर रहे हैं कि जब हरियाणा के शमशानों के अंदर भी लंबी कतारें दिखाई दे, तब ये हम हरियाणा के अंदर टेस्टिंग की संख्या बढ़ाएंगे और टेस्टिंग के रेट को आधा करेंगे या अभी से तैयारी करेंगे। सरकार को इस विषय पे ध्यान देना चाहिए अपने जश्न बनाने की बजाय। सरकार से हम कहना चाहते हैं कोरोना के विषय पे दोबारा से गंभीरता से सरकार आए। और इन्होंने जो वर्चुअल रैली करी, वही बातें बड़ौदा में जो इन्होंने सभाएं करी उनमें लेके गए, उसमें भी हमने देखा क्या उन्होंने उपलब्धियां रखी। हमने देखा, आप मुख्यमंत्री जी का भाषण देखिए, उन्होंने अपने पूरे भाषण में अगर मोदी जी का नाम और कांग्रेस के खिलाफ जो बोले वो अगर निकाल दें तो मैं समझता हूं कि एक वाक्य भी उसके अलावा उनके भाषण में सुनने में नहीं आया, ना भाजपा किसी और नेता की। तो क्या 6 साल में इनकी खुद की कोई उपलब्धि नहीं थी? ये कहीं कबूलनामा तो नहीं था? केवल इस समय कांग्रेस पे निशाना साध कि कांग्रेस के समय ये था वो था। 6 साल आपको हो गए, कुछ तो अपनी बताइए। जो प्रदेश, जैसे मैंने कहा, खुशहाल स्थिति में था, वो आज बदहाल स्थिति में और कंगाल स्थिति में पहुंचाने का काम आपने किया है। क्या इस बात का जश्न है? किस बात का जश्न? क्या इस बात का जश्न है कि हरियाणा में आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर,
43% बेरोजगारी दर, और कोरोना से पहले भी हरियाणा के अंदर 28% बेरोजगारी दर, जो कि त्रिपुरा के साथ देश में सबसे ज्यादा था। तो क्या सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा हरियाणा में घूम रहे हैं? इस बात का जश्न मना रही है सरकार सालगिरह, या इस बात की सालगिरह की अभी एक सर्वे आया जिसमें कोरोना से निपटने के समय सबसे अलोकप्रिय सरकार और मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा की सरकार साबित हुई देश के तमाम राज्यों में। इस सर्वे के अंदर सारे भाजपा के मुख्यमंत्रियों की भी आपस की तुलना हुई, तो कोई राजनीतिक सर्वे नहीं था, क्योंकि कई भाजपा के मुख्यमंत्री और कई भाजपा की प्रदेश सरकारें इस सर्वे में अच्छा प्रबंधन करती हुई दिखाई दी। मगर हमें तो ये चिंता हुई कि हरियाणा के का नंबर सबसे आखिरी नंबर आपने देखा होगा 4.4% उस सर्वे का औसत निकल के आया। तो क्या इस चीज का जश्न बनाने के लिए, ये उपलब्धियां बताने के लिए सरकार लोगों में गई थी? किसान में 2-3 जो और विषय हैं उन पे मैं बताना चाहता हूं आपको अपनी टिप्पणी, जो इनकी विफलताएं हैं, जिनको लेकर लोग हमसे कहते हैं कि आप जन आंदोलन करें इन विफलताओं को लेकर, मगर हम नहीं करना चाहते। समय नहीं, समय की तकरार सबको साथ मिलकर कोरोना से निपटने की पहले है, उसके बाद जो है राजनीति भी आएगी, उपचुनाव भी आएंगे, और मैंने उपचुनाव के लिए भी सरकार को आपके माध्यम से चेतावनी दी आज, जिस चेतावनी को सरकार स्वीकारे। मगर विफलताओं की मैं श्रेणी में जाऊंगा। सबसे पहले किसान की बात। आज प्रदेश का किसान कितना त्रस्त है वो मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। क्या इस बात का जश्न सरकार कर रही है कि गेहूं की सबसे कम खरीद उत्पादन की तुलना में पूरे देश में हरियाणा के अंदर हुई। पंजाब से आधी खरीद हुई हरियाणा में, ना तो पंजाब के मुकाबले में 80% 90% तक खरीद होती थी। सबसे कम खरीद हुई, सबसे धीमे खरीद हुई, और सबसे कम और धीमे उठान हुआ, और सबसे कम और धीमे भुगतान हुआ, पेमेंट हुई। आज भी 1700 करोड़ की पेमेंट अभी तक नहीं हुई गेहूं की। क्या इस बात का जश्न, या इस बात का जश्न कि धान को लेकर सरकार ने ऐसी पाबंदियां लगाई, किसान को लॉकडाउन को तोड़ते हुए आना पड़ा उसके विरोध में, और उस आंदोलन को देखते हुए सरकार को कुछ कदम पीछे हटाने पड़े। या इस बात का जश्न कि मक्की, सरकार कह रही थी मक्की, एक और बात कि मक्की उगाओ, यही बात थी आपके बीच में आई। मुख्यमंत्री जी गए भी कई जगह की मक्की उगाओ, एक ऑल्टरनेटिव। पिछले साल भी सरकार ने मक्की का कहा था, और कहा था कि मक्की की बीमा वो कराएगी सरकार, 5000 एकड़ की मक्की की बीमा कराएगी। मगर सरकार द्वारा ना बीमा कराया गया। ओलावृष्टि और बारिश से मक्की की फसल पिछली बार नष्ट हुई, जिसका एक मुआवजे का पैसा किसी किसान को मिला नहीं। और इस साल भी प्रदेश की मंडियों में मक्की पिट रही है। किसान किसान ने मक्की बोई थी वो दर ठोकरें खा रहा है। मेरे पास ये बबेन मंडी से मक्की कितने में बिकी, बबेन मंडी से ये रसीद है 618 रुपए। 600-700 में मक्की जारी है, जबकि एमएसपी सरकार ने लगभग 1800 दे रखी, घोषित कर रखी, और ये कह रहे मक्की उगाओ। और आप पता कर लें उस क्षेत्र से हमारे विधायक हैं निवासी विजलाल जी का भी साथ क्षेत्र है। 600-700-800 से ज्यादा मक्की, और जबकि 1800 एमएसपी है, और कह रही मक्की उगाओ, और सरकार कुछ खरीद नहीं रही, ना मक्की ना सूरजमुखी पे भी पोर्टल बंद हो गया है। किसानों ने कल भी शाहबाद के अंदर प्रदर्शन किया, सूरजमुखी पे पोर्टल बंद हो गया। तो क्या इस बात का जश्न, या इस बात का जश्न, अभी हमारे बहुत से किसान भाई आए हुए हैं, तो शाम से आए हुए हैं, एक रमेश जी हैं हमारे जो तो शाम से आए हुए हैं। ये जो आपके डेलीगेशन है, भावांतर योजना, जो सब्जियों की, जो वहाँ पे अभी बड़ा भारी धरना चल रहा है, तो शाम में पहले धरना था, अब दादरी के अंदर धरना चल रहा है रमेश जी के नेतृत्व में, तो शाम में था, अब दादरी में किसान यूनियन
वहाँ पे जगदीप जी और सारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो दादरी बैठे हैं। भावांतर योजना का जो इतने बड़ी उपलब्धि के तौर पर सरकार ने जो बताई, उससे पीड़ित ये किसान है। 3 साल हो गए भावांतर योजना में किसान को एक भी सीजन में कोई राहत मिली नहीं। जिसमें मेरी मांग है, इन्होंने जो बताया है मुझे, मैं उसके माध्यम से आप तक मांग रखना चाहता हूँ कि मॉडरेट किसान को भावांतर योजना में एक रेट निर्धारित किया जाए, मॉडरेट, जो कि एक छलावा है, उसमें पूरी नहीं हो पा रही। तो मॉडरेट रेट के आधार पर उसको किसान को पूर्ति मुआवजा ना दिया जाए, जो उसका जो डिफरेंस आता है जे फॉर्म के अंदर, जो किसान की जे फॉर्म में जाती है, उसको बेस माना जाए, ताकि किसान को सही मायने में, यदि किसान सब्जी उत्पादन करता है, कोई टमाटर, कोई प्याज, तो सब्जी उसमें और मार्केट की प्राइस में अगर आप किसान को राहत देना चाहते हैं तो जे फॉर्म पे आधारित आपको उसको राहत देनी चाहिए। मॉडरेट जो आप निकालते हैं पूरे जोन को बनाने के बाद, उस मॉडरेट से किसान को कोई लाभ नहीं हो रहा। तो ये मांग भी करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने इस विषय में। क्या इस बात का जश्न कि गन्ने के अभी तक पेमेंट बकाया है, बड़ौदा उपचुनाव में वोट मांगने पहुंच गए सरकार के नुमाइंदे और मंत्री, मगर गोहाना की शुगर मिल में भी गन्ने की पेमेंट बकाया है, बाकी शुगर मिल में भी गन्ने की पेमेंट सभी बकाया है। तो उसको भी सरकार तुरंत करे। या इस बात का जश्न कि एमएसपी जो घोषित की गई धान की, इस सीजन की जो एमएसपी घोषित की गई, जो 815 रुपए से बढ़ाकर 1815 रुपए से बढ़ाकर 1868 रुपए है, 53 पैसे किलो, 3% से भी कम जो बढ़ाई गई। आपको याद होगा सरकार ने नारा दिया था, जब धान की एमएसपी 2016 में 1500 के लगभग थी, 1550, उस समय सरकार ने नारा दिया था कि हम 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी दुगनी तो तब होगी, पहले कम से कम अगर खर्चे नहीं बढ़े तो कम से कम उसका भाव दुगना करे, तब आमदनी दुगनी होगी, बिना खर्चे बढ़े। यहाँ खर्चे तो दुगने हो गए और भाव आपने देखा 4 साल के अंदर भाव 1550 से बढ़ाकर 1850 तक ये लेके आए हैं। इस रेट से अगले साल, मैं आज एक और सरकार को एहसास दिलाना चाहता हूँ, ये जश्न तो बनाएं, मगर अगले साल धान की एमएसपी 3400 रुपए डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि अगला जो सीजन है धान का, आप वो सीजन उसके बाद 2022 आ जाएगा, वो धान का सीजन, तो वो उनकी जो टाइमलाइन थी आमदनी दुगनी करने में, वो काउंट नहीं होगा। अगले सीजन में धान को 3400 रुपए देंगे, तब जाके आमदनी दुगनी हो पाएगी। तो क्या अगले सीजन धान के भाव डबल करने के लिए आखिरी ये सरकार ने कोई नया फॉर्मूला निकालने की सोची है? और ये बाकी सारी फसलों की भी एमएसपी की बात है। तो ये सारी जो बातें, ऐसी ट्यूबवेल कनेक्शन की बात है, किसान के ट्यूबवेल कनेक्शन में जब मैंने उस विषय को उठाया, सरकार पे दबाव बनाया, सरकार का आनंद फानंद में जवाब आया कि ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। हमने उस बात का स्वागत भी किया कि हमने बात उठाई थी, सरकार ने सकारात्मक जवाब दिया। मगर ट्यूबवेल कनेक्शन, उसके बावजूद 4000 ट्यूबवेल कनेक्शन का ऐलान सरकार ने किया था, मगर अभी तक ट्यूबवेल कनेक्शन सुचारू रूप से किसान को नहीं मिल पाए। जबकि शुरुआती वायदा 6200 का था और 20,000 किसान ने इसके लिए पैसे जमा कराए हैं, अपना जो है ट्यूबवेल कनेक्शंस के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो सरकार का जवाब आया था, उससे हम संतुष्ट हुए थे कि सरकार इसमें कार्रवाई कर रही है। हम आग्रह करते हैं उस कार्रवाई को भी तेज किया जाए। तो ये किसान की स्थिति, आज प्रदेश के किसान को सरकार ने लगातार एक के बाद एक आर्थिक चोट मारने का काम किया है। इन 6 वर्षों में भी किया है और पिछले 1 वर्ष में भी किया है। तो जो आज ये जश्न मना रहे हैं वो किसान, वो ये बताएं, क्या जश्न इस बात के लिए मना रही है सरकार सालगिरह का कि किसान को इतने बड़े धोखे इस सरकार से मिले? इसके साथ नौजवान, प्रदेश के
सरकार जो जश्न बना रही है वो नौजवान को भी जवाब दे कि नौजवान के साथ इतना बड़े धोखे इस प्रदेश की सरकार ने। आज जैसे मैंने पहले कहा कि पूरे हमारे विधायक अमित सियाग जी भी पहुंचे हैं, उनका भी हम जो जश्न मना रही है वो युवा के लिए, दूसरा पहला किसान, दूसरा युवा। क्या जश्न इसलिए बना रही है कि हमारे प्रदेश में, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 43% बेरोजगारी आज कोरोना काल में, और कोरोना से पहले 28%, 25% से ज्यादा दो ही जगह थी, त्रिपुरा जो कि नॉर्थ ईस्ट में आप जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट का लैंडलॉक्ड एक छोटा सा प्रदेश है, त्रिपुरा और हरियाणा, दो ही जगह 25% से ज्यादा थी इस फरवरी के अंदर बेरोजगारी। कश्मीर की भी कम थी, 20 और 25% के बीच में थी, जम्मू कश्मीर की। तो क्या सरकार बेरोजगारी में रिकॉर्ड तोड़ने का जश्न मना रही है युवाओं की, जहां तक बात है? और केवल बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ी, उसके कई कारण हैं। पिछले 6-7 साल से प्रदेश में कोई निवेश नहीं हुआ, निवेश की पटरी से प्रदेश उतर गया। सरकार ने कोई भारत सरकार से कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट हरियाणा में सरकार लेके नहीं आई जिससे युवाओं को कुछ रोजगार में सहायता मिले। उसके साथ साथ क्या ये सच नहीं है, कोरोना काल में हर रोज कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, सफाई कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, टूरिज्म के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको निकाला जा रहा है। ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इस कोरोना के समय बहुत से प्राइवेट कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को निकाल रहे हैं। आज हमारे एक विधायक नीरज शर्मा जी फरीदाबाद के अंदर वहां पे एक धरने पे बैठे हैं, क्योंकि जेसीबी और बहुत सी कंपनियों ने हजारों की तादाद में कर्मचारियों को निकालने का काम किया है। तो जो सरकार स्वयं निकाल रही हो, वो उन फैक्ट्रियों से, उन उद्योगों से कैसे बात करेगी और किस मुंह से बात करेगी कि आप मत निकालें? आज युवाओं को बेरोजगारी में की गर्त में धकेलने की नीति सरकार की रही है। इसी तरीके से एक महत्वपूर्ण विषय जो 1983 पीटीआई जिनकी पहली सरकार ने नहीं करी, कहीं ना कहीं हमें इसमें दिखा कि सरकार ने कहीं ना कहीं सरकार के मन में राजनीति हमें दिखाएगी, जिस तरीके से मजबूरी से पैरवी रखनी चाहिए थी। बहरहाल फैसला आया, उस फैसले में कहीं कोई मेरिट या इन पीटीआई या भ्रष्टाचार या जो पीटीआई में चयनित जो सारे पीटीआई अध्यापक थे उनका खोट नहीं निकाला गया। जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंदर कोई एक खामी निकाली गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा। पहले भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते रहे हैं, अलग अलग कोर्ट्स के फैसले आते हैं, सारी जो भर्ती की जो है चयन प्रक्रियाएं हैं उनको कोर्ट्स के अंदर चैलेंज किया गया है, सरकारों ने रास्ते निकालती रही है सरकार। हमारे समय तो जो छटनीग्रस्त है एमआईटीसी के, उनको भी हमने वापस बुला के भर्ती करने का काम किया था, जो छटनीग्रस्त हो चुके थे, जो रिलीव वगैरह सब कुछ हो चुका था। गेस्ट लेक्चरर का इन्हीं के समय फैसला आया, मगर सरकार ने कोई तरीका निकाला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो भी। तो हमारी सरकार से हुड्डा साहब ने भी पहले दिन ये बात कही थी, और आज मैं दोबारा सरकार को कहना चाहता हूं कि तुरंत इस विषय को गंभीरता से ले। सरकारी एम्प्लॉइज जो होता है वो किसी राजनीतिक दल से उसका कोई संबंध नहीं होता, वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार रास्ता निकाले, अपनी लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल करे सरकार, विधानसभा में भी चाहे कानून लेके आना पड़े। और जो पीटीआई के जो हमारे जो 10-10 साल से जिन्होंने काम किया है, उनको सरकार दोबारा से उनको राहत देने का, तुरंत उनकी जो है उनको बहाल करने का, उनकी जो उनका जो रोजगार है उनको सरकार उस तरफ काम करे। इसी प्रकार से युवाओं के रोजगार के विषय में ही बहुत सी नौकरियां ऐसी हैं जिसकी प्रक्रिया हो चुकी है मगर पेंडिंग है, जो लिस्ट पेंडिंग है, जिन पे तलवार लटक रही है कि वो क्या होगा उनका, क्योंकि सरकार ओपिनियन मांग रही है एजी ऑफिस से कि भाई
इनकी भर्तियों को कैंसिल किया जाए। तो हमने जब ये बात आई थी तब जोर शोर से हमने बात उठाई थी। आज कुछ आधे अधूरे आश्वासन भी मिले हैं, मगर हमारी मांग है कि तुरंत इन भर्तियों की लिस्ट निकले। इसमें लगभग 1538 2015, 16, 17 की जारी भर्तियों को जो लटकाया जा रहा है उनकी लिस्ट निकले। इसी प्रकार 1035 टीजीटी इंग्लिश को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, पीजीटी संस्कृत को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, ये ज्वाइनिंग मिले। और सरकारी भर्तियों से मैं जुड़ा हुआ जो एक आखिरी विषय मैं उठाना चाहता हूं, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जनरल कैटेगरी से जुड़े हुए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनके लिए जो प्रदेश सरकार में और केंद्र सरकार में सबसे पहले आपको याद होगा हरियाणा की हुड्डा सरकार ने ये 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का एक कानून बनाया था। उसके बाद उस कानून को 2013 में बनाया था। उसके बाद वो कानून 2018 में गुजरात में और 2019 में केंद्र सरकार ने उस कानून को लिया 10% को। उसमें एज रिलैक्सेशन, जो बाकी की रिजर्व कैटेगरीज हैं उनमें एज रिलैक्सेशन का जो अवसर है वो अवसर एज रिलैक्सेशन का इस कैटेगरी में भी मिले। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की कैटेगरी में ये ऐसी भी हम मांग करना चाहते हैं। तो ये युवाओं और रोजगार से जुड़े हुए जो ये विषय हैं, इनको सरकार तुरंत प्रभाव से इन विषयों की तरफ सरकार ध्यान दे। इसके साथ साथ बाकी कई वर्ग हैं, और ये लास्ट पार्ट है मेरी बात का, फिर आप लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं। बाकी कई वर्ग ऐसे हैं जिनको सरकार राहत देने का काम करे। कोरोना काल में जो चोट उनको आर्थिक रूप चोट और बाकी जिस प्रकार से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं राहत दे। इस विषय में मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। सरकार कह रही है, हाथ खड़े कर रही है, कोई भी किसी वर्ग को सीधा लाभ हरियाणा सरकार ने नहीं दिया, किसी एक वर्ग को भी सीधा सब्सिडी नहीं दी। तो जो मिला गेहूं में कहा था कि बोनस देंगे, इतने से इतने तारीख को इतना बोनस, इतने से इतने तारीख को इतना बोनस, मगर बाद में सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि बोनस नहीं दे सकते। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, 29 फरवरी को हरियाणा प्रदेश में 1,42,000 करोड़ का बजट पास हुआ था। 2,15,000 करोड़ का कर्जा लिया गया हरियाणा में, 3 गुना, हमारे सन 2014 से 3 गुना जो कर्जा बढ़ गया। तो लाखों करोड़ का जो बजट पास हुआ था, उसके 15 दिन के बाद जब कोरोना शुरू हुआ तो वो सारा पैसा कहाँ गया, वो बजट कहाँ गया कि सरकार को ये नौबत आ गई। सरकार ने कहा कि 5 किलो अनाज दे दे किसान से, बोनस देने की बजाय किसान वो 15 दिन के अंदर 5 रुपए स्टूडेंट से मांगने लग गए। इतना बड़ा बजट था, उसमें क्या हुआ, उसकी क्या रूपरेखा रही कि स्टूडेंट से, छात्रों से, किसानों से सरकार जो है बाकी सभी लोगों से जो सक्षम थे, और हम लोग सामने आए, हम लोगों ने हर भाव से ऊपर उठकर ये प्रयास किया कि जितनी मदद सरकार की हो उतनी मदद सरकार की करनी चाहिए, क्योंकि ये समय राजनीति का समय नहीं, कोई सत्ता पक्ष विपक्ष का समय नहीं, कांग्रेस भाजपा का समय नहीं, ये एकजुटता का समय होता है। मगर उस बजट में से किस वर्ग को क्या राहत मिली, आज हरियाणा के लोग ये भी जानना चाहते हैं। छोटे दुकानदारों को हमने कहा कि छोटे दुकानदार और जो छोटे उद्योगपति, लघु उद्योग, छोटे फैक्ट्रियों के मालिक, जिनको एक तरफ तो जिनकी सेल नहीं हो रही या बहुत कम सेल है, मगर उनको अपने बिजली का खर्चा भी देना है, अपने श्रमिकों की सैलरी भी देनी है, अपना किराया भी देना है, अपने बच्चों की फीस भी देनी है। हमने कहा उनको कोई ना कोई राहत दो, आप बिजली के बिलों में दो, जैसे राजस्थान सरकार ने दी 3 महीने तक बिजली के बिल माफ, या उनके जो किराए हैं, खास तौर पे कहीं मार्केट कमेटी की दुकानें हैं, कहीं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की दुकानें, कहीं वक्फ बोर्ड की दुकानें हैं, सरकारी
किराया उनको जहाँ देना चाहता है वहाँ उनके किराए में राहत मिले इस समय, या कहीं ना कहीं सीधी सब्सिडी उनको मिले। भारत सरकार ने भी 20 लाख करोड़ का की एक सब्सिडी का ढोल बजाया था, मगर उनको एक पैसे की राहत इस वर्ग को नहीं दी गई। किसान को मैंने पहले कहा, एक पैसे की राहत किसान को नहीं दी गई। हमने ये सोचा कि कोरोना वायरस को कम से कम सरकार ने कहा कि भाई इनकी तनख्वाह दुगनी करेंगे। आपने देखा हुआ बयान, हमें बड़ी खुशी हुई कि कुछ एक वर्ग को शायद सरकार कुछ इस काल में कुछ राहत दे रही। मगर आश्चर्य जब हुआ जब आपने देखा कि पहले तो डॉक्टरों ने मना किया कि भाई हम स्वयं इस समय इसका फायदा नहीं उठाना चाहते, हम नहीं चाहते कि इस तरह से तनख्वाह, क्योंकि आज प्रदेश पे देश पे ये मुसीबत आई है। मगर जब तनख्वाह की बात आई तो आपने देखा क्या हुआ कोरोना वायरस का, तनख्वाह का आधी तनख्वाह। क्यों? 15 दिन काम करके उसके बाद उनको 15 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ता है। तो जितने दिन काम करते हैं उनकी तनख्वाह दे रहे हैं, तो आधी तनख्वाह। ये सरकार ने इस वर्ग को ये लाभ पहुंचाने का काम किया है। आप लोग के माध्यम से मैं सरकार से अपील करता हूँ, कुछ तो संवेदनशीलता सरकार दिखाए। वो 15 दिन क्वारंटीन क्या वो अपनी मर्जी से है? उनकी तनख्वाह कट रही है, वो अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। आपने वाई लूटने के लिए कहा कि उनकी तनख्वाह दुगनी करेंगे, उनको क्यों आप भूल गए हैं? उस बारे में कुछ बताएं। इसी प्रकार से आज एक खबर आई है, शायद ट्रिब्यून अखबार में है कि कौन से अखबार में मैंने पढ़ी है, शायद अमर उजाला में हो, कि हरियाणा में अभी एस्टिमेट है कि अभी तक 1 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल के अंदर स्कूली बच्चे दाखिला ले रहे हैं इस साल, और ये नंबर बढ़ रहा है। ये तो अभी उन्होंने कल तक की अपनी एक अनुमानित आंकड़ा दिया है, हर रोज ये नंबर बढ़ रहा है। और वो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो अभिभावक हैं वो जैसे कईयों के इंटरव्यू मैंने देखे उस खबर में ही, एक ऑटो चलाने वाले थे, उनका था कि भाई प्राइवेट स्कूल के अंदर तनख्वाह के अपना फीस देने के लिए उनकी कमाई नहीं हो रही, क्योंकि ऑटो के अंदर जिस तरह से लोग पहले बैठते थे इत्यादि। और सरकारी स्कूल में उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए वो जहाँ बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं उनका दिल टूटता है कि वो वहाँ से निकाल के बच्चे को ऐसे स्कूल में डालते हैं। ये तो स्वतंत्रता है हमारे देश में, कहाँ कौन अपने बच्चे को पढ़ाए। मगर इतनी बड़ी संख्या में जो बच्चे वापस प्राइवेट स्कूलों से आ रहे हैं, तो हमने पहले कहा था कि कोई ना कोई राहत दी जाए, और राहत प्राइवेट स्कूल्स को कोई ना कोई माध्यम बना के ऐसी राहत दी जाए जो सीधा उन बच्चों को, ताकि किसी बच्चे को इस वजह से कि आर्थिक मजबूरी है, गरीबी है, कोरोना की वजह से कोई पढ़ाई का नुकसान ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था, उन बच्चों की कोई आवाज नहीं। मगर सरकार को ध्यान नहीं, सरकार अपने जश्न मना रही है कि हरियाणा में सब खुशहाल हैं और भाजपा की राजनीतिक रोटी सेकना जरूरी है। ये सारे विषय बाद में आएंगे, मगर उन बच्चों की तरफ भी ध्यान देना आवश्यक है। हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हम शुरू से कह रहे हैं कोई ना कोई राहत देनी चाहिए थी सरकार को। ये एक बड़ा विषय आने वाले दिनों में बन सकता है। इसी प्रकार से जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हमारे NSUI के प्रेसिडेंट दिव्यांशु बुद्धिराज जी यहाँ पर उपस्थित हैं, इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी कि कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए भी उनके भविष्य को लेकर एक रूपरेखा तय हो। भाई कौन से ईयर्स में प्रमोट किया जाए, किस तरीके से, क्योंकि आज के दिन एग्जामिनेशन कराना, जब इतनी तेजी से कोरोना बढ़ रहा हो, खतरे से खाली नहीं, स्टूडेंट्स की सारी बातें समझते हुए ये हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांगा, और उसके बाद सरकार ने फैसला लिया। जब हाई कोर्ट ने जवाब निर्देश दिए, मैं NSUI को बधाई देता हूँ, दिव्यांशु बुद्धिराजा जी को इस बात के लिए बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने लड़ाई लड़ी, और यहाँ तक कि ऐसी लड़ाई लड़ी कि बाकी प्रदेशों से भी मेरे पास संदेश आ रहे हैं कि भाई ये ऐसी बाकी प्रदेशों के अंदर भी हम ये रास्ता अपनाएंगे। हाई कोर्ट ने जब निर्देश दिया तो सरकार ने कहा कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के, और इंजीनियरिंग है तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को हम प्रमोट करते हैं, मगर जो फाइनल ईयर है उनके अब एग्जामिनेशन को लेकर कि भाई उनके हम एग्जाम लेंगे। ये
सरकार पूर्ण विचार करे जो फाइनल ईयर्स में दोबारा पेज फंस गया, क्योंकि अभी परिस्थितियां कुछ और हैं। कल रात को मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है, मध्य प्रदेश सरकार ने कल रात को, कि मध्य प्रदेश के अंदर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए। जो लेने की बात हो रही थी फाइनल ईयर के सारे ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण डबलिंग का रेट 25 दिन है। हरियाणा में डबलिंग का रेट 8 दिन है। हरियाणा दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है। मध्य प्रदेश ने के स्टूडेंट्स की लाइफ, कोई हमारे स्टूडेंट की लाइफ से या संक्रमण का जो डर है वो कोई अनुपात में कोई कम ज्यादा नहीं है, मगर गंभीरता के विषय को समझते हुए सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने लिया। ऐसे ही आईआईटी ने लिया, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, एनआईटी क्षेत्र के अंदर जो एनआईटीज है, ये भी नेशनल रेपुटेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं। इन्होंने भी फाइनल ईयर के लिए अपने उनके सारे पूरे साल के परफॉर्मेंस को देखते हुए उसके आधार पे उनको आगे प्रमोट करने का या फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन को पास करने का फैसला लिया है। तो हमारी सरकार से फाइनल ईयर के नॉन हरियाणवी स्टूडेंट्स को तो प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात है, ये बड़ी अच्छी बात है दिव्यांशु जी ने, फाइनल ईयर के हरियाणा में नॉन हरियाणवी स्टूडेंट्स, उनको आउटसाइडर्स को तो पास कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि वो हरियाणा में आएंगे तो दिक्कत है। मगर हरियाणा के स्टूडेंट्स का एग्जाम रख रहे हैं, तो कैसे नंबरों में कैसे तुलना की जाएगी? तो ये कहीं ना कहीं हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो है कहीं ये जाति तो नहीं हो जाएगी, या आउटसाइडर्स के साथ जाति तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि अलग अलग प्रणाली कैसे अपना सकते हैं आप, और उसके बाद उसी कॉलेज से कोई बिना एग्जाम के पास हो जाएगा, कोई एग्जाम से पास हो जाएगा। तो इस विरोधाभास का आप कैसे समाधान करेंगे? महत्वपूर्ण इशू है। बहुत से लाखों बच्चे इस समय बहुत परेशान हैं, यहाँ तक कि मैं मैं बात करता हूँ, हर तरीके से मानसिक परेशानी भी है बच्चों को, जिन्होंने जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे इत्यादि। हाँ, तो वो ये महत्वपूर्ण विषय है, तो इस विषय को भी सरकार बताए। इसी प्रकार जो इन्होंने बजट बढ़ाया, आखिरी पॉइंट, भाई इन्होंने इतना बजट रखा है, किसी को राहत दी नहीं, इतना कर्जा ले लिया, 3 गुना कर्जा बढ़ गया, किसी वर्ग को कोई राहत मिली नहीं, कोई एक नया प्रोजेक्ट लगा नहीं। मैंने, आपको याद होगा, 2 साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी खट्टर सरकार पार्ट 1 में, भाजपा की जो पहली भाग 2 है सरकार, उसमें मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि मेरे द्वारा मंजूर शुदा 1,57,000 करोड़ के राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महम हो, चाहे वो करनाल का हवाई अड्डा हो, हिसार का हवाई अड्डा हो, मेट्रो हो, जो अपना मेट्रो रेल हो, चाहे आरआरटीएस के कॉरिडोर हो, पानीपत तक, रेवाड़ी तक और हिसार तक, चाहे वो एम्स बाड़सा में 11 इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो रेलवे कोच फैक्ट्री हो सोनीपत की, 1,57,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो मंजूर हो गए थे, मगर वो लंबित पड़े थे। मैंने आग्रह किया था सरकार उनकी तरफ ध्यान दे, तो बजट तो इतना बढ़ा दिया, ना किसी को राहत दी इन 6 वर्षों में, और ना कोई नया एक नेशनल प्रोजेक्ट आया हरियाणा में, और ना ही जो उस समय जो प्रोजेक्ट मंजूर थे यूपीए की सरकार के दौरान जो हमने मंजूर कराए थे, उनमें से किसी एक पे दोबारा से कार्रवाई शुरू हुई, ना पैरवी हुई, उनको दोबारा से उन पर कार्रवाई बल्कि कई तो कैंसिल हो गए, जैसे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो महम से उठ के नोएडा लगे इत्यादि। तो आज इनकी सरकार की उपलब्धि कोई है नहीं डमडमा बजाने के लिए। विफलताओं की लंबी लिस्ट है, जिसको लेकर जन आंदोलन हम भी कर सकते हैं लोगों में, मगर हम संयम से काम ले रहे हैं, हम सरकार का सहयोग कर रहे हैं, हम राजनीति को बाद में रख रहे हैं, प्रदेश के लोगों को पहले रख रहे हैं, और सरकार से भी आग्रह करते हैं वो प्रदेश के लोगों और उनके स्वास्थ्य को पहले रखें, और जो हमारे सुझाव है इन पे गंभीरता से सरकार इन सुझाव को ले। बाकी आपके जो प्रश्न है वो प्रश्न का जवाब दें। हरियाणा की जो बॉर्डर है दिल्ली के साथ, उसको क्या सील किया जाना चाहिए ना? हरियाणा में इतना बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में सील। देखिए, ये भी एक ऐसा विषय है, बहुत से विषय ऐसे हैं सरकार के जिसपे सरकार भी एक मत नहीं। इस पे हम देखते हैं गृह मंत्री जी का अलग बयान आता है, आप भी देखते होगे। मेरा ये है कि देखो, यूपी ने बॉर्डर नहीं खोला अपना,
और दिल्ली के अंदर परिस्थिति ऐसी है, कल आपने बैठक देखी दिल्ली में सभी दल एक होकर जिस तरह से बैठक करी, हरियाणा के अंदर भी जो बढ़ रहा है वो उसमें बहुत बड़ा भाग जो दिल्ली में लोग आ जा रहे हैं उससे है। तो अगर यद्यपि सील की बात हो या नियंत्रण की बात हो, अभी खुला है। मेरा एक बात विडंबना मेरे ये भी समझ में नहीं आती, जब हरियाणा में 16 केस थे, 16, उस समय तो बॉर्डर सील थे, लॉकडाउन था, को बाहर नहीं निकल सकता था। आज हरियाणा के अंदर 8,000 के करीब 100, कल मृतकों की संख्या भी 100 पे पहुंच गई। उस समय बॉर्डर खुली छूट। इसके पीछे क्या सोच है सरकार बताए हमें, वो ना जानकारी दे, लोग जानकारी चाहते हैं, मगर कुछ ना कुछ कंट्रोल, कुछ ना कुछ नियंत्रण होना चाहिए। अगर सील नहीं, क्योंकि कई ऐसी आवश्यक चीजें थी जिनका ये था कि सरकार सील जब सरकार ने खोले थे तो बताया था कि बहुत सी आवश्यक चीजें बाधित हो रही है, उसके प्रति हम भी संवेदनशीलता रखेंगे, मगर कोई नीति तो आए, कोई नियम तो बने। भूपेंद्र जी, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की जुगलबंदी भी बन रही है इस बॉर्डर को लेके। भूपेंद्र जी, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की जुगलबंदी भी बन रही है बॉर्डर सील को लेके। एक तरफ बॉर्डर बंद करने की बात कही जाती है तो दूसरी तरफ बॉर्डर खोल दिया जाता है। नहीं तो वो उसी विषय पे जो मैंने बात की ना कि ये गंभीर विषय है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो परिस्थिति है उनको उनकी गंभीरता को समझना चाहिए। जिस प्रकार से कल सारे दल दिल्ली में बैठ के एकजुट हुए, वो उस बात को, उनकी भावना भी समझे। और जैसे मैंने कहा कि भाई दिल्ली में एकदम से इतना फैसला लिया, आपातकाल मेजर्स लेने पड़े, इमरजेंसी मेजर्स, और एक फैसला लिया कि भाई दिल्ली में टेस्टिंग का रेट तो 3 गुना, 6,000 से बढ़ाकर 18,000 हर रोज टेस्टिंग, और उसका जो रेट है प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको आधा करेंगे, मतलब आधे में सस्ता। और दूसरा, कांग्रेस की मांग मानी कल मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने, जो कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि राइट टू टेस्टिंग, कि जो भी टेस्टिंग कराना चाहे उसको टेस्टिंग का, क्योंकि दिल्ली में टेस्टिंग आप कराना चाहो तो आपको टेस्टिंग के लिए पहले मतलब आपको वेट करानी पड़ती है, आपको ये बताना पड़ता है सिम्टम है क्या नहीं, तो वो खत्म किया जाए और सबकी टेस्टिंग हो। तो जब दिल्ली में 2 दिन के अंदर ये करने का फैसला किया है, तो मेरा ये प्रश्न है, क्या हरियाणा इंतजार कर रहा है? जब हरियाणा में डबलिंग रेट दिल्ली से, क्या पूरे देश में सबसे ज्यादा डबलिंग रेट हरियाणा में आप पहुंचा है, तो क्या हम इंतजार कर रहे हैं इस बात की तुरंत वही मेजर जो दिल्ली में लिए गए हैं वो हम तुरंत हरियाणा में ले, टेस्टिंग बढ़ाएं, टेस्टिंग को सस्ता करें, जो टेस्ट कराना चाहे, क्योंकि टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन ये अकेला एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो इस जो है महामारी को काबू करने में जिसमें सफलता इस फॉर्मूले को मिली। इसके बारे में जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए, चाहे वो होम मिनिस्टर हो चाहे मुख्यमंत्री हो। ये निश्चित तौर से सरकार अपने 1 साल के जश्न मनाने से जो है कि बजाय इन विषयों पे ज़्यादा ध्यान दे। जो बीजेपी की रैलियां की जा रही हैं उसको इंतजार किया जा सकता है। बड़ौदा उपचुनाव में जब 6 साल इन्होंने बड़ौदा की तरफ देखा नहीं, कोई गया नहीं, मुख्यमंत्री जी और कोई मंत्री पहुंचे नहीं 6 साल, तो कोई बात नहीं, 6-7 दिन और रुक जाएं, पहले कोरोना की परिस्थिति के बारे में स्ट्रेटजी बनाएं, उसके बाद देख लेंगे। तो निश्चित तौर से उनका समन्वय होना चाहिए, उनको इस बात को विषय में गंभीरता से फैसला लेना चाहिए। उतार लो, 1 मिनट उतार लो। नहीं हाँ जी अंकल, हाँ जी अंकल। हाँ जी अंकल, हाँ परवाना जी ने जो प्रश्न पूछा है कि राज्यसभा में जो आप पहुँचे हो तो क्या किस तरीके से हरियाणा के देश के इश्यूज को वहाँ पे हम टेकअप करने का क्या, बड़े बुजुर्गों वाला हाउस होता है, हाँ, वो भी ऐड किया है। तो यू बीइंग अ यंग, तो आप लोग के आशीर्वाद से मैं समझता हूँ कि बहुत युवा अवस्था में मुझे हाउस ऑफ एल्डर्स में जाने का अवसर मिला है। देखिए, मैं मानता हूँ कि ये जिम्मेदारी अहम है जो राज्यसभा की जो जिम्मेदारी मेरे को मिली है, क्योंकि हरियाणा से 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा में और 5
राज्यसभा में 15 में से 14 भाजपा के सत्ता दल के हैं, तो विपक्ष की संसद में कोई आवाज़ होनी चाहिए। जैसे ये अपनी केंद्र की सरकार के, जैसे मैंने कहा, ढिंडोरा पीट रहे हैं, 14 सांसद मिलके, पूरी सरकार, मुख्यमंत्री मंत्री मिलके सारे पीट रहे हैं, तो जो है 14 सांसदों का मुकाबला, तो मेरी आवाज़ को मैं कहूँ तो ही प्रजातंत्र में संतुलन आएगा। लोगों की हकों की लड़ाई, प्रदेश के हकों की लड़ाई, जैसे मैंने कहा कि जो केंद्र सरकार के लंबित प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो हरियाणा के अलग अलग वर्गों के, किसान के, गरीब आदमी के हितों की बात हो, और हरियाणा के अच्छे भविष्य को कैसे सुनिश्चित किया जाए उसकी लड़ाई हो, मेरा प्रयास रहेगा। वो लड़ाई को मैं अच्छे से लड़ूंगा। आप लोग का आशीर्वाद और सहयोग मुझे मिलता रहेगा। और इस विषय में एक और बात जो रह गई थी, एक पॉइंट रह गया था, उसको भी मैं कवर करना चाहता हूँ। राहत की बात तो छोड़िए, 20 लाख करोड़ का पैकेज, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ मैं अभी। जो जैसे मैंने कहा कि भाई ढिंडोरा पीट रहे हैं, अपना जश्न मना रहे हैं सालगिरह के, राहत की बात तो आप छोड़िए। डीजल पेट्रोल पे दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स है, हिंदुस्तान में लगा दिया दुनिया में। जब मई 16 2014 डॉक्टर मनमोहन सिंह नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तब क्रूड ऑयल था 107 रुपए डॉलर प्रति बैरल, 160 डॉलर प्रति बैरल, 160 डॉलर प्रति बैरल। अब क्रूड ऑयल जून 15 फ्लक्चुएट होता है, मैं जून 15 को का आंकड़ा दे रहा हूं आपको। जून 15 2020 क्रूड ऑयल था 34 डॉलर 63 सेंट प्रति बैरल, मतलब 1/3 से भी कम, 1/3 से कम। पेट्रोल उस समय था 71 रुपए। जो कहते थे कि भाई पेट्रोल इतना पहुंच गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की उम्र के भी पार जाएगा, चिदम्बरम जी की उम्र से भी पार, 71 रुपए। अब पेट्रोल है 83 रुपए। जब राहत देने की जरूरत थी, पूरी दुनिया ने राहत दिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश ने भी राहत दे दी अपने नागरिकों को। और डीजल तब था 55 रुपए, हम इतनी सब्सिडी दे रहे थे। अब डीजल है 73 रुपए, 73। किसान के लिए डीजल, किसान को राहत देने की बात कर रहे हैं, कह रहे थे आमदनी दुगनी करेंगे, ये तो डीजल दुगना कर दिया, जबकि 1/3 उनको मैं खरीद रहे हो सस्ता, भाव बढ़ाए नहीं। तो पेट्रोल डीजल का ये, और हरियाणा के अंदर उस समय वैट प्रतिशत था हरियाणा में 9%, थोड़ा बहुत प्लस माइनस 9% वैट था डीजल पेट्रोल पे। और हर पेट्रोल पंप में हरियाणा में जो था, वो था हरियाणा का आखिरी पेट्रोल पंप यही है, आप अपना टंकी अपनी फुल डालें। बेचारे अब वो साइन अभी कई जगह लगे हुए हैं, कईयों ने बेचारे ने हटा दिए कि कोई ये सोच के डलवा ले कि ये पंजाब का पेट्रोल पंप है, ये सोच के डलवा ले, तो साइन वाइन हटाने पड़े लोगों को, क्योंकि अब वैट हो गया 17%। हरियाणा सरकार कर्जा भी चढ़ा दिया, वैट भी दुगना कर दिया, और क्या किया हरियाणा में आपके सामने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो हरियाणा को खुशहाल से बदहाल और कंगाल किया, इसके खिलाफ जन आंदोलन हम भी लड़ सकते हैं लोगों के बीच में जाके। समय जब आएगा तो वो करेंगे, मगर ये समय सरकार कोरोना के विषय को गंभीरता से ले, जो हमने शुरू में कहा, और इन विषय को लो। एक और जो विषय रह गया था, जो जश्न बना रहे हैं, किस बात का जश्न? एक के बाद एक जो घोटाले आ रहे हैं, उन बातों का जश्न। पैडी परचेज घोटाला पर्दा डाल दिया, खनन घोटाला, यमुनानगर से लेकर, बिशन जी बैठे हैं, सैन साहब, बिशन लाल जी, यमुनानगर से लेकर और दादरी भिवानी तक इतनी खुदाई करी, दरिया का कई जगह तो उनका कोर्स ही बदल गए, रिवर कोर्सेज, सैन साहब, रिवर के कोर्सेज बदल गए, मनवीर जी। तो अपना, और अब उसके ऊपर शराब घोटाला, शराब घोटाले में भी जो मामला आया है वो आपके सामने है। वो उन्होंने लगाया सुभाष यादव जी को, वो तो रिटायर ही हो गए, उनको क्यों लगाया था, क्यों रिटायर हो गए? क्या इसकी जो है शुरुआत में एक शुरू हुई, एक जगपा के नेता पकड़े गए थे, स्पष्ट रूप से प्रदेश के लोगों को पता है इसके पीछे कौन है,
हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान शराब किसकी शहर पर और कौन कौन ठेकेदार, कौन कौन फैक्ट्री मालिक शामिल हैं, हर जिले का आदमी बता सकता है आपको। और किसने उनको परमिशन दी? उनको मूवमेंट के पासेज एक्साइज डिपार्टमेंट क्यों दे रहा था उस समय? इतनी खुली लूट, प्रत्येक पेटी पे कितने, कौन से जिले में कौन कितना दे रहा है, ये भी हरियाणा के लोग बता देंगे। इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, आप प्रेस के साथ ही आप जाके लोगों से इंटरव्यू ले लें, मेरे को भी बताने की जरूरत नहीं है। और गृह मंत्री ने तो कह दिया था कि पूरा एक्साइज महकमा जब तक ना मिलाओ ये सरा ये हो नहीं सकता घोटाला। गृह मंत्री के पास तो हो सकता है हमसे आपसे ज्यादा जानकारी हो, तभी उन्होंने कहा था, मगर उसके बाद वो भी चुप हो गए। और जैसे पैडी स्कैम, राइस सेलर से मिली भगत करके रफा दफा किया गया, ये शराब घोटाला भी रफा दफा करने की ओर जो है सरकार ये बड़ी है। तो क्या इन सारे घोटालों का जो हरियाणा का नाम कलंकित हुआ, लॉकडाउन में भी जहां घोटाले चल रहे तो ऐसी हरियाणा सरकार, क्या इसका जश्न ये सरकार बना रही थी? अब एक और वैसे विषय पंचायती राज का, जो आप में से कोई लेना चाहे। पहले 1 लाख से ज्यादा की परमिशन काम कराने की सरपंचों को मिली हुई थी। अब पंचायती राज महकमा पूरे के पूरे एरिया के एक ही ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट देने की तरफ जो है ऊपर सारी पावर्स ले ली हैं। अब महकमा ही देगा एक ठेकेदार को, तो ये इसके पीछे कौन सी नीति है? प्रजातंत्र में तो हमने तो पंचायती राज को मजबूत करने के लिए उस पावर को सरपंचों तक पहुंचाने का काम किया था। भाई पहले 1 लाख से ज्यादा की पावर भी सरपंचों के पास थी, अब डिपार्टमेंट करेगा, पंचायती राज महकमा टेंडरिंग करेगा और वो टेंडरिंग के माध्यम से तय करेगा पूरे के पूरे एरिया के अंदर एक ही ठेकेदार को जो है, तो सरपंच को हटा दिया गया है और महकमा ये करेगा। तो इसके पीछे भी क्या बातें हैं, कुछ दिनों में आपके सामने वो बातें भी आ जाएंगी, किस नीति से और किस मंडल से किया जा रहा है। मगर फिलहाल और कोई प्रश्न? सर आपने कहा कि कोरोना के आड़ में सारे वो तमाम जिस बना रही है दूसरे फैसले जो है उपयोगी फैसले किसानों की है, युवाओं के रोजगार को लेकर है, कांग्रेस जो है ये कह रही है कि राजनीति नहीं करना चाहती, इसीलिए कांग्रेस स्वास्थ्य के मद्देनजर कुछ नहीं कर रही। तो ये तो लंबा चलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके के एक्सपर्ट बता रहे हैं, जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, तो लंबा चलने वाला है। तो कांग्रेस विपक्ष के नाते क्या रणनीति अपनाएगी? देखिए हमने कैसे लोगों को, देखिए आज हमने अपनी बहुत बातें आपके सामने रखी। पहले भी हम समय समय पे जो वर्ग प्रभावित है उनकी बातें रख रहे हैं ताकि सरकार के कान तक वो बात पहुंचे। सरकार पे दबाव बना रहे हैं। आपने धान के ऊपर जब साहब की स्टेटमेंट आई कि एक से पहले अगर फैसला नहीं लेंगे तो हम आंदोलन करेंगे, मजबूरन हमें पूरा चेतावनी दी। अगर ये कोरोना काल नहीं होता तो हम आंदोलन पहले शुरू कर देते। हमने चेतावनी दी ताकि सरकार को सद्बुद्धि आए, तो रणनीति अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की सरकार पे दबाव बनाने की रणनीति है, वो इस समय की मांग है, उसको समझते हुए वो रणनीति बना रहे हैं और सरकार का पूरा सहयोग दे रहे हैं। इसीलिए हमने कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं किया, क्योंकि ये लॉकडाउन की गाइडलाइंस, ये मैं गाइडलाइन पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। और लॉकडाउन की गाइडलाइंस में ये है कि भाई राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम अभी नहीं हो सकते। धार्मिक की गाइडलाइन पे छूट दी गई थी जब अनलॉक 1 हुआ था, तो धार्मिक पे, मगर धार्मिक आयोजन नहीं हो सकते, जो आप कह रहे हैं ना। हाँ, धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया, मगर धार्मिक आयोजन, राजनीतिक आयोजन, सामाजिक आयोजन ये नहीं हो सकते। तो जब ये कहा गया था तो उसकी कहाँ विशेष छूट किस पार्टी को मिली है? तो ये तो देखो इसमें हमारी मांग ये है कि अभी तुरंत MSME सेक्टर को, लघु और मध्यम उद्योग और दुकानदार, जिनके श्रमिक बहुत से रोजगार, जिनमें करोड़ों की लाखों की संख्या में हरियाणा में श्रमिक हैं, प्रवासी मजदूर भी थे जो लोग बहुत से पलायन भी कर गए, उस सेक्टर को सीधा कोई ना कोई राहत दी जाए, ताकि अभी जो जैसे फरीदाबाद का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे विधायक बैठे नीरज शर्मा जी, JCB ने कल कई हजार निकाले हैं, बाकी फैक्ट्रियां निकाल रही हैं।
ये क्रम सरकार का मुख्य जो काम है अपने ढिंढोरे पीटने की बजाय इस क्रम को तोड़े सरकार। इसमें राजनीति भी आ गई, सरकार को अगर राजनीति भी करनी, उनको सलाह दे रहा हूं मैं, लोग उसका एहसान मानेंगे कि हमारा रोजगार बचा है, हमारी जो तनख्वाह है जो का कटौती हो रही है उसमें सरकार ने राहत दी। सरकार उस पर ध्यान दे। हमारी मांग भी है कि उसकी जो मुहिम शुरुआत करी है नीरज शर्मा जी वहाँ बैठे जैसे, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। प्राइवेट नौकरियों की जहाँ तक बात है, और बाकी तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं युवाओं के लिए। सरकार ने 6 साल में कोई निवेश नहीं हरियाणा में लेके आई, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लेके आई। आज हरियाणा का युवा इसीलिए त्रस्त है। सुरेंद्र जी, आपने बात की थी एमएसपी की, तो एमएसपी सारे देश में सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ाने जा रही है और पंजाब में इसकी एजुकेशन भी शुरू हो गई है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में एमएसपी खत्म कर दी जाएगी फसलों की? देखिए, एमएसपी खत्म का प्रश्न नहीं है, खत्म तो मुझे नहीं लगता। देखिए, प्रश्न ये है कि एमएसपी पहले तो नाकाफी वृद्धि करी गई है। जैसे मैंने कहा कि इन्होंने कहा था 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, एमएसपी दुगनी होनी चाहिए थी। हमारे समय में 3 गुना किसान की फसलें करी गई, का भाव करे गए। गेहूँ हो चाहे धान हो 500 से लगभग 150-1,500 तक, चाहे गन्ना हो 117 से बढ़ाकर 310 रुपए प्रति क्विंटल तक, 3 गुना किसान को फसल के भाव हमने दिए। मगर ढिंढोरा नहीं पीटा कि किसान की आमदनी 3 गुना करेंगे। इनको दुगनी करनी थी, इन्होंने वादा किया था दुगनी का मतलब ये है कि 1500 या 1600 से वो 32-34 तक तो पहुंचाएं, मगर इन्होंने 200-300 बढ़ाई, 3%, 2%। तो एमएसपी पे एक तो ना जो वृद्धि की गई वो काफी नहीं है, और एमएसपी पे खरीद जिस तरीके से होनी चाहिए थी वो हरियाणा में नहीं हुई। अभी मक्की का मैंने उदाहरण दिया, 1800 की एमएसपी है, 600 में जो है मक्की दे रहा है किसान, तो एमएसपी का कोई मायने नहीं। यदि खत्म कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा कि इंडिकेशन भी आ रहे हैं, पंजाब में किसान यूनियन ने एजुकेशन शुरू कर दिया है कि खत्म करने जा रही है। किसान को इनको केंद्र की सरकार को एमएसपी समाप्त नहीं करने दिया जाएगा। किसी भी लेवल तक कोई आंदोलन, किसान आंदोलन उस प्रदेश में जा सकता है। मुझे इसलिए काल्पनिक प्रश्न में मानता हूँ, उनकी मंशा हो सकती है, नियत हो सकती है, उनकी नियत तो एक्सपोज हो गई। ये कह रहे सर एक मंडी में अपना नाम लेके जा सकता है, ये जो हुई है सरकार का जो ये फैसला है, ये किसानों का एमएसपी खत्म कर देना एक प्रयास है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है सर। देखिए, इनकी नियत जो है कहीं ना कहीं उसमें, और ये पंजाब और हरियाणा के किसान को इसका नुकसान भी है। ये भी है कि जो इसमें है, इसकी अगर हम जो है जब तक इसकी रूपरेखा अच्छे से ना आ जाए और उसमें क्या प्रावधान रखे गए हैं कि भाई किसान को उसकी भाव का कोई नुकसान ना हो, तब तक इस पे। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में इस वक्त राजस्थान की भी चर्चा है। आपको स्पेशली भेजा गया था, राष्ट्रीय कांग्रेस ने काफी जिम्मेदारियां आपके पास, आपको राहुल गांधी को भेजा था, सचिन पायलट के जो करीबी विधायक उनसे मिले, तो क्या किस लिए आपको भेजा गया था, क्या रिपोर्ट आप लेकर वहाँ पे आला कमान पहुंचे? देखिए, जहाँ तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में जयपुर में मुझे कांग्रेस के आला कमान ने एक विशेष टास्क देकर भेजा था, एक विशेष कार्य, एक विशेष मिशन कह सकते हैं। और कुछ जो विधायक मेरे संपर्क के विधायक थे और बाकी लोग थे, उनसे बातचीत करने के लिए मेरे को भेजा था। मगर मैंने जाके वहाँ ये पाया जयपुर में कि चाहे वो विधायक हों, चाहे कांग्रेस विधायक दल के बाकी विधायक हों, चाहे कुछ निर्दलीय विधायक जो मेरे संपर्क थे उनसे बात करने के लिए भेजा था, चाहे वो निर्दलीय विधायक हों और बाकी सारे जो विधायक हों, सब चट्टान की तरह एकजुट हैं। वहाँ पर बहुत बड़ी जीत कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी वेणुगोपाल जी और नीरज दांगी, दोनों आजाद सिंह जी उधर जयपुर साथ गए थे, हमारे विधायक जी हैं। इनका एक पैर राजस्थान में रहता है, बिल्कुल बॉर्डर का हल्का है इनका। तो जो है सभी विधायक चट्टान की तरह एकजुट है, दोनों हमारे प्रत्याशी जीतेंगे 19 तारीख को। और जो मेरे संपर्क के विधायकों से और बाकी लोगों से जो बात करने की मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई थी, उस जिम्मेदारी को हमने वहाँ जाके सभी से मिले थे, गहलोत साहब से भी मिले थे, मुख्यमंत्री जी से भी मिले, और जो है प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मिले, और सभी
भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक सोच, जिसके माध्यम से भाजपा ने प्रजातंत्र को, चुनी चुनाई सरकारों को अलग अलग जगह, अलग अलग प्रदेशों में जो है डिस्टर्ब करने का प्रयास किया है। गोवा से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर, मणिपुर से लेकर, गुजरात से लेकर, और वो भ्रष्टाचार रूपी ट्रक गोवा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, गुजरात होता हुआ राजस्थान के बॉर्डर पे मैं जब पहुंचा तो जयपुर में उस ट्रक के चारों पहिए पंचर हुए। और तो भाजपा को अपनी मुंह की खानी पड़ेगी, जैसे मैंने कहा कि बड़ौदा में मुंह की खानी पड़ेगी। वो तो राहुल जी को रिपोर्ट जो सौंपी है वो आपको थोड़ी मैं सौंपूंगा, वो तो राहुल जी को सौंपी है हमारे जो है। तो मैंने आपको मैं बता दिया, उसका निष्कर्ष बता दिया कि चट्टान की तरह से भाजपा ने प्रयास जरूर किए हो, मगर कोई विधायक, एक विधायक भी के मन में एक पल भी विडंबना नहीं आए, क्योंकि सारे विधायक राजस्थान के कांग्रेस विधायक दल और निर्दलीय विधायक ये जान चुके हैं कि जनता राजस्थान में भाजपा को नकार चुकी थी। तो जो है कहीं कोई आप 19 तारीख को देखना, शानदार जीत कांग्रेस पार्टी की वहाँ होगी। उपचुनाव को लेकर के लगातार जो राजनीतिक पार्टियां तैयारी कर रही हैं, आपने बीजेपी का आपने बताया है, कल पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने भी चैलेंज किया मुख्यमंत्री को कि मैदान के अंदर आ जाए और मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, अगर वो लड़ते हैं तो जैसे मैंने बताया, मैंने एक लाइन में सारी बात कह दी कि भाई मैं उसको रिपीट नहीं करना आता अंकित जी, कि 6 साल तक इनको बड़ौदा की याद नहीं आई। अब कोरोना के समय परवाह नहीं थी, 6 साल तक बड़ौदा में लोगों की अभी भी परवाह नहीं है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए बड़ौदा में लोगों की स्वास्थ्य को खतरे में डालते हुए उनकी स्वास्थ्य की परवाह नहीं, अपनी राजनीति के लिए पहुंच रहे हैं बीजेपी वाले। और हम चुनौती देते हैं, आपके माध्यम से मैं चुनौती देता हूं सरकार को, बड़ौदा में लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी का, और वहां से इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी बड़ौदा उपचुनाव के नतीजे से। जो मैं समझता हूं कि कोई भी अगर इस प्रकार की कोई बात कोई करता है तो उससे ज़्यादा नकारात्मक, निंदनीय तो बात हो नहीं सकती। देश की राजनीति में जिन लोगों ने इस प्रकार का विश्व देना जो प्रयास किया है, प्रदेश के लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है और आगे भी करेंगे। अच्छा, आखिर में अब ये होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो तोशाम से और ये जो अपना, जैसे मैंने कहा कि भाई भावांतर स्कीम के खिलाफ जो धरने में बैठे सारे, तो शाम से दादरी से जो सारे किसान आए हैं, इनकी एक फोटो भी जो है ना, ताकि प्रेस में आ जाए। तो आखिर में थोड़ा सा गैप बना के थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा ले, डिस्टेंस बढ़ा ले। और ये हमारी प्रेस रिलीज में सारी चीजें ऐड करा दूंगा, मोटा पॉइंट बता दिया था कि मॉडरेट ठीक नहीं है, मॉडरेट को हटाया जाए, मगर बाकी भी जो सारी पॉइंट है वो अपनी हमारी प्रेस रिलीज में आपको सारी हमारे वहाँ जाकर 100% नुकसान की और अपनी बात 1 सेकंड के लिए रखेंगे। जब हमने तो सामने टमाटर वाले किसानों ने धरना किया तो खुद कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी गए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया, पूरे खेत में जाकर के ये कहा मीडिया से जरूर होकर के कि किसान के टमाटर की फसल 2% बर्बाद हो चुकी है। जब हम यहाँ आए कम से कम के बाद ये कहा गया कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार 3,000 रुपए महीना 3,000 करोड़ रुपए और उनको कर्मचारियों को तनख्वाह दे रही है, और कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसके दायरे से बाहर जाकर के हम अपनी मदद कर सकें। फिर उन्होंने क्या किया कि BBY योजना के दे